नमस्कार इंडिया का आप सभी को नमस्कार। वही विक्रम संवत 2077 आश्विन शुक्ल षष्ठी और तदुपरांत अश्विन आज जैसे तो छठा नवरात्र है, शारदीय नवरात्र छठा नवरात्र है। माता आस्था में नमन आप सभी को मंगल। हमारा प्रयास होता है आपको दिल्ली स्थित जो कालका मंदिर है, कालका जी मंदिर है, पांडव का बताई जाती है माता का, वहाँ का आपको प्रातः काल आपको है कि दिखाने का प्रयास भक्तजन अब आने होते हैं, आ रहे हैं, आने पहले आ रहे थे, लेकिन हमारे सभी भक्तजनों से विनम्र आप जाए अपनी आस्था जरूर बनाए, जो भी आपके धार्मिक क्रियाकलापों को अवश्य संपन्न। लेकिन जब मंदिर या ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर आप लोग जा रहे हैं तो मेरा एक विनम्र निवेदन है आप लोगों को, नमस्कार इंडिया का भी आप लोगों से विनम्र निवेदन कि कृपया सामाजिक दूरी बनाए, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क आप लोग लगा ही रहे, इसमें बड़ी अच्छी बात है, मास्क लगा कर रखें, बाहर निकलते समय सावधानी ज़्यादा हो जाती है, लौटें तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें घर में लौटने से पहले, अंदर घुसने से पहले, और हाथ बहुत अच्छी तरीके से धोएं। और बाहर निकलने पर याद आया आज की अब जो दिल्ली सरकार है, जिसका हमने कल भी चर्चा की थी, अब वो लाल बत्ती पर जो वाहन रुके होते हैं और अगर उनका इंजन बंद नहीं है, उन्होंने निवेदन किया है दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए। आज वैसे भी दिल्ली के जो आसमान है, दिल्ली के आसमान का जो आसपास का जो आसमान है उसमें बदरी सी घटा छाई हुई। घटा क्या है? ये जो आसपास पराली जलाई हुई है, हम उसका जो धुआं, उसकी वजह से जो भी प्रदूषण फैलता है उसका असर है। तो आज गोपाल राय जो रहे वहाँ के दिल्ली के जो मंत्री हैं, वो और कई लोग जा रहे हैं, समय अधिकारीगण भी जा रहे हैं, और जिन लोगों की गाड़ियाँ स्टार्ट हैं उनको निवेदन कर रहे हैं, लाल बत्ती पर फूल भी दे रहे हैं, गांधीगिरी अपना रहे हैं फिलहाल अभी तक। तो अब आगे देखते हैं कि मास्क, जिस प्रकार मास्क के चालान के नाम पर जो बदतमीजियों की, मैं बारंबार कई दिनों से कह रहा हूँ कि जो बदतमीजियों की टीम है, और उससे भी बड़ा क्योंकि इन लोगों को जो शय मिलती है वो सरकार की तरफ से मिलती है। जब शिकायतों के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती, कोई सुनवाई तक नहीं होती, कार्यवाही तो बाद की बात है। अब देखेंगे आगे, फिलहाल तो गांधीगिरी चल रही है, और अब आगे इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जिस प्रकार भी चर्चाएं होंगी वो आपसे करेंगे। खैर, लेकिन इसके ऊपर मैं फिर कहूंगा कि मान लीजिए लाल बत्ती जो अभी 10 सेकंड 15 सेकंड की बाकी है, दिल्ली में तो कम से कम ज्यादातर लाल बत्तियों पर वो टाइम लगा रहता, आता रहता है, डिजिटल मीटर लगा होता है। अब अगर है ही 10-12 सेकंड की और आपने लाल बत्ती पर इग्निशन ऑफ कर दिया और जब दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो उससे प्रदूषण ज्यादा फैलता है। लेकिन देखिए अभी जो चल रहा है वो देखेंगे तो। लेकिन अब आप आगे लौटते हैं क्योंकि राजनीतिक बातें चल रही हैं, और राजनीति में देखिए बड़ा हास्यास्पद सा हो जाता है कि आदमी थोड़ा तो इंतजार कर ले। हालांकि झूठ तो थोड़े इंतजार पर भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी आप देखिए कि कल तक तो ये हो रहा था कि जब तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने बिहार चुनाव के अंदर जब ये घोषणा की कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे या रोजगार की बात करें कि भाई मैं आऊंगा तो ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि ताकि 10 लाख नौकरियों का इंतजाम हो सके, तो उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई जा रही थी, मंच से ही खिल्ली उड़ाई जा रही थी। नीतीश कुमार ने ही खिल्ली उड़ाई, सुशील मोदी ने खिल्ली उड़ाई कि भाई आप कैसे करेंगे। एक तो सरकार अगर रोजगार बढ़ाने की बात करती है, लेकिन ये ऐसी सरकार है कि जो उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है एक आंकड़ों के बल पर। आप कहां से इतना पैसा लाएंगे, कैसे क्या करेंगे? अरे भाई सब कुछ होता है जब रोजगार मिलता है, जब नौकरियां दी जाएंगी, सरकारों के पास और भी बहुत सारे धन सृजन के साधन होते हैं। आप पहले डिमोरलाइज करने लगे तो कल तक खिल्लियां उड़ाई जा रही थी नीतीश कुमार के द्वारा भी। सुशील मोदी ने तो दुनिया भर के आंकड़े गिनवा दिए कि भाई यहाँ का बजट ही बिहार का मात्र 2 लाख 2.25 लाख करोड़ का है, तो और कहाँ से इसमें आएगा 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ हो जाएगा, आदि आदि इस प्रकार की बातें थी। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं हुआ, निर्मला सीतारमण जी और बाकी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि या घोषणा की है कि हम 19 लाख रोजगार, हालांकि
बड़ा तकनीकी सा शब्द हो जाता है, आम जनता नहीं समझ पाती। रोजगार और नौकरी के अंदर अंतर। नौकरी यद्यपि उसको कहा जाता है जिसमें हर महीने बंधी हुई एक तनख्वाह मिलती है। रोजगार वो है कि जिसके अंदर आपको कोई भी काम खोल सकते हैं, आपको लोन उपलब्ध कराना आदि आदि, एक प्रकार का आत्मनिर्भर शब्द। अब हालांकि जब लोकसभा चुनावों में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, घोषणा की थी कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। अब बताया जा रहा है कि नौकरियां तो कभी कहीं नहीं, सिद्ध कर दीजिए, वहां तो रोजगार शब्द का प्रयोग हुआ था। तो अब इसी प्रकार की चीजें यहां भी है। लेकिन आम जनता जब आज 19 लाख, चलिए अगर रोजगारी एक तकनीकी हल्का सा शब्द डाल दिया जो कि आम जनता को नहीं समझ आता है। आम जनता, चाहे तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां कही, या है भारतीय जनता पार्टी ने 18-19 लाख रोजगार की बात कही है सृजित कराने की, तो आम जनता तो उसको नौकरी से ही समझती है, नौकरी से ही अभिप्राय होता है आम जनता का। बहुत तो तकनीक सा ये बहुत अहम बात की चीजें होती हैं। लेकिन अब जो भी है नहले पर दहला, वो कहते हैं कि उसकी कमीज मेरी कमीज से उजली कैसे। तो अब उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार। जनता की नजरों में मैं फिर कह रहा हूं, नौकरी और रोजगार में कोई ज्यादा अंतर उनको नजर नहीं आ रहा है। आम जनता के आप जाकर, वरना कहीं तो सर्वे कर देख लीजिए, हमने स्वयं बात कर देखी। आम आदमी रोजगार नौकरी वो इसका प्रश्न नहीं पड़ता, उसका मतलब यह कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे काम मिलेगा। चलिए जो भी है, कोई पीछे रहना नहीं चाहता। अब सब इसी दौड़ के अंदर लगे हुए हैं। कल तक जो तेजस्वी की बुराई कर रहे थे या करते नहीं थक रहे थे, आज आप मुझे बताइए। मैं कहता हूं कि चलिए आप रोजगार ही सृजित करेंगे। रोजगार के लिए आप उन लोगों को पैसा तो उपलब्ध कराएंगे, व्यवस्थाएं तो उपलब्ध कराएंगे, क्या उसके अंदर खर्चा नहीं होता है? तब वो पैसा कहां से आएगा? मुझको नहीं समझ आता है। क्या ये एक दूसरे का, क्यों नहीं किसी की कोई सच्चाइयां एक दूसरे को ये लोग एक्सेप्ट कर पाते? सिर्फ और सिर्फ जनता को के सामने छलावा प्रस्तुत किया जाता है। छलावा है जनता के साथ, आम जनता के साथ। और हमने पहले ही कहा, हम किसी आंकड़ों की लफाजेबाजी में आपको नहीं उलझाएंगे। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जमीनी हकीकत की, बात करेंगे आम आदमी की भाषा की, चर्चा करेंगे आम आदमी, क्योंकि जो जमीनी हकीकत, जो जमीन पर रहता है, ये बंद कमरों के अंदर रह के ऊपर मीडिया के बलबूते पर आज के समय में जिस प्रकार की हवा बनाने का प्रयास किया जाता है। कल तक जो कुछ पत्रकार महोदय तेजस्वी यादव की बुराई करते नहीं थक रहे थे, आज एक वो कहीं ना कहीं वो भी इस भाषा के उलझाव में, आपको भाषा की लच्छेदारी में आम जनता को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करें? वही है कि आप वो कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो संसदीय भाषा में नहीं आते, इसलिए न्यूज चैनल पर कहे नहीं जाते, कहना नहीं चाहिए भाई, यही हो जाता। अब उससे आगे चलिए, ये तो रही रोजगार के आंकड़ों की बात, और उसमें एक चीज और, फ्री की दौड़ में भी सब शामिल हो गए। कल तक लोग केजरीवाल को गाली देते थे दिल्ली के अंदर कि आप मुफ्त की यात्राएं करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। अब बिहार के अंदर भी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा देने का वादा किया जा रहा है। कम से कम पासवान साहब की पार्टी ने तो कर ही दिया, बाकी लोग भी उसी दौड़ में दौड़ेंगे। अब बात ये उठती है, ये मुफ्त का जो एक चलन चल गया है। केजरीवाल साहब बहुत आसानी से उन्होंने कह दिया कि हम ये करेंगे। अब उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त की शुरू में जरूर लगाए थे स्टिकर कि जो लेना चाहे पैसे देकर टिकट खरीदना चाहे वो खरीद लें। आज की तारीख में आपको बसों में वो कहीं नजर नहीं आता है। और क्यों ले, जब आपने को घोषणा कर ही दी। लेकिन ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। हालांकि केजरीवाल साहब ने तो दिल्ली में प्रयास किया था कि मेट्रो में भी मुफ्त सुविधाएं दी जाए, वो इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं। आज उसकी वजह वो दूसरे पैसा तो चाहिए ना, फिर या तो आप ये नौटंकी करेंगे कल को जब पैसा आपके पास नहीं। आपने दुनिया भर के मार्शल बना दिए, मोहल्ला मार्शल, बस मार्शल, ये मार्शल, वो मार्शल, उनका कोई काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आप बसों के अंदर देख लीजिए, डीटीसी बसों के अंदर जो मार्शल बैठे होते हैं उनके पास क्या काम है? एक सीट घेर के, जो खासतौर से एसी बसों में सो रहे होते हैं साइड पर, गर्मियों के दौरान तो विशेष रूप से एक फालतू में सीट घिरी होती है, या जो मीमो होता है उनके पास ड्राइवर कंडक्टर के पास उसका साइन करा रहा है। कौन, क्या उनकी वजह से रक्षा हो रही है किसी की?
और जिन बसों में वो नहीं होते वहाँ मोहल्लों के अंदर भी सिर्फ कुछ नहीं है, ये मुखबरी के काम दे दिए गए हैं। खाकी वर्दी देख लेती आम जनता, बदतमीजी उनको कल को। अब वही चीज़ है, लेकिन वही है कि केजरीवाल साहब कल को रोएंगे कि मेरे पास खजाना नहीं है, या तो वो किसी केंद्र सरकार को ऊपर लांछन लगाएंगे। आजकल वो बात अलग है कि वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर लांछन लगाने में प्रयासरत हैं। लगता है थोड़ा थोड़ा कुछ नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी से उनकी बड़ी है, कुछ पहले जैसी उग्रता उनके अंदर नहीं है। तो बात ये थी जो फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री के बस यात्रा, अरे क्या फिर एक बात बताइए ना मुझे, आप अगर सब कुछ फ्री दे रहे हैं तो फिर स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को पहले भी दिल्ली में पास बना करते थे और वो, अब जब सब कुछ फ्री है तो फिर जो थोड़े बहुत बेचारे लोग बचे हैं उन्हें भी छूट दे दीजिए। यही हाल होता है। अब से कुछ समय बाद ये होगा, ऑड इवन का टंटा आएगा दिल्ली के अंदर, ऑड इवन गाड़ियों का। अब उसमें क्या होगा, ये महिलाओं को छूट दे दी है, कोई महिलाओं के साथ बैठा उसको छूट दे दी है, बाइक वाले को छूट दे दी है, पुलिस वाले को छूट दे दी है। बचा किसके लिए? गिनती का वो आदमी जो ईमानदारी से कानून का पालन करना चाहता है। जिस प्रकार अगर कहीं लाल बत्ती या रेलवे फाटक होता है, जब गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने से आ रही होती हैं तो सब रॉन्ग साइड लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सामने की तरफ से ट्रैफिक नहीं होता। मारा कौन जाता? जो बेचारा लाइन में लगा हुआ है। इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी यही है। लोगों ने सेटिंग करा रखी है, पानी के मीटर्स में सेटिंग करा रखी है, जो रीडिंग लेने वाले आते हैं उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, और सरकारें नहीं दिखती क्या? उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है कि 4-4, 5-5 साल हो गए, एवरेज पर बिल आ रहा है। एक लिमिट होनी चाहिए किसी चीज़ की। और हम फिर कह रहे हैं, अगर प्रदूषण की समस्या से, इन चीज़ों से निपट रहे हैं, ट्रैफिक के, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फुटपाथ को अवैध कब्जों से मुक्त करा दीजिए, इतनी सी बात। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं बार बार दिल्ली की क्योंकि चर्चा करता हूँ, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, ये छोटी सी दिल्ली है, कुछ भी अपने अपने अनुसार ये राजनीतिक लोग बयान देते हैं, मूल समस्या की तरफ कोई नहीं देखता। दिल्ली के फुटपाथ, ये वो गली मोहल्ले सब अवैध कब्जों से पटे पड़े हैं, कोई एक्शन नहीं। आप शिकायत कर लीजिए, थोड़े दिनों में पता पड़ता है शिकायत करने वाले को साथ ही बेचारे के कहीं बदतमीजी हो जाए तो हो जाए, या उसके कोई जेन्युइन काम रुक जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए अब आगे की चर्चा, इन्हीं राजनीतिज्ञों के ऊपर एक और चर्चा कर ली जाए। आपने देखा ही होगा, आज सीतारमण जी ने जो, निर्मला सीतारमण जी ने जो संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि नहीं, हम अपने प्रॉमिसेस पर खरे उतरते हैं। एक नई घोषणा आ गई कोविड को लेकर कि अगर हमारी सरकार बनी, हम सत्ता में आए, तो जो कोरोना की वैक्सीन है वो बिहार में मुफ्त में दी जाएगी, पिलाई जाएगी या बांटी जाएगी। पहली चीज तो मुफ्त में दी जाएगी बिहार को, केवल बिहार को। क्या बिहार के बाहर के जो रेजिडेंट्स हैं वो इस भारत के वासी नहीं हैं? क्या केंद्र सरकार जो ये वादा कर रही है, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार केंद्र में और बीजेपी ही यह वादा कर रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं दोगली नीति अपना रही है? एक चीज, बिहार के बाहर के लोगों से भेदभाव कर रही है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्या इस प्रकार की ऑफर की, जैसे कहते हैं तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। क्या आज के समय के अंदर ये कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा नहीं है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्या आज के समय के अंदर ये सीधा सीधा वोटर्स को लुभाने का मामला नहीं बनता? क्या ये सीधा सीधा एक तरीके का लालच देने का, या जिसको रिश्वतखोरी भी एक तरीके का शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ये नहीं हुई। आप लुभाना नहीं दे रहे। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कहाँ है? वह तो सीधी सी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा चुनाव आयोग है, वो बिल्कुल आंख पर पट्टी बांधकर बैठा होता है। हालांकि अब मध्य प्रदेश में जरूर उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर लिया। आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो देखा जाएगा। अंत में जो परिणाम निकलते हैं हम सब लोगों को आपको मालूम है, खाना पूर्ति होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो बात अलग है कि अब एक सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। अब ठीक है, उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अब ये समझ से बाहर की बात है कि जब अभी तक बाज़ार में कोई वैक्सीन आई ही नहीं है दुनिया में कहीं भी, तो सीतारमण जी किस वैक्सीन की बात कर रही हैं? कुल मिलाकर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या सोचकर इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जो हिंदुत्व के नाम पर जो वोटर है, वो जो आंख पर पट्टी बांधे बैठा होता है, वो
क्यों नहीं इसका विरोध करता ही नहीं? क्यों नहीं? क्या कहूँ मैं, नहीं करता, क्योंकि एक वर्ग तैयार हो चुका है आज के समय में, ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है कि जिनको जो आनंद आता है या जो लोगों को बरगलाने का भी प्रयास करते हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर करते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कुछ बचा ही नहीं है, कोई समस्या है ही नहीं। उनकी नज़रों में हर मुस्लिम या जो हर गैर हिंदू तो नहीं कहूँगा अब, क्योंकि गैर हिंदू तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, उनके विरुद्ध तो ये लोग ज़्यादा नहीं कहते हैं कुछ भी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर अगर कहीं चीज़ हुई तो जैसे कल एक चर्चा चली थी, संजय सिंह ने घोषणा करी थी, जो आम आदमी पार्टी के हैं, कि हाथरस कांड से पीड़ित होकर जो 236 शायद गाजियाबाद क्षेत्र के परिवार हैं वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। ये इस प्रकार की परंपराएं चलती आ रही है यहाँ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था है ही। अब इस छोड़ने से, धर्म छोड़ने से क्या हासिल होता है मैं नहीं जानता। अपने अपने धर्म के अंदर रहकर ही अगर हम सब लोग आवाज़ उठाएं, अपनी अपनी जातियां या वर्ण व्यवस्था के अंदर रहकर ही यदि किसी भी गलत कार्य के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, कहीं भी देख लीजिए। और रही बात आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, तो वो हर धर्म के अंदर मिलेंगे, हर जाति के अंदर मिलेंगे। तो अब वो देख लीजिए क्या कहें अब, और किन किन चीजों के ऊपर चर्चा करें। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है बिहार के अंदर, अब वहां देखेंगे वहां की जो जनता आएगी उनका वो लोग कितना पालन कर पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए रखें। और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक चीज और कह दूंगा, 30 लाख लोगों को पक्का मकान देने का वायदा किया है। वंदे मातरम। मित्रों, ये किसी राजा के मन की बात नहीं, ये जन गण के मन की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि आपदा में अवसर खोज लें, ये तो आपने बड़े अच्छे ढंग से परिभाषित कर दिया। 72 वर्षों में यदि सरकार सबसे अधिक मुनाफा पेट्रोलियम पर ले रही है तो आपकी सरकार ले रही है, और पेश कौन रहा है? जनगण, और उसका मन विचलित हो रहा है। इस संकट की घड़ी में आपने अपने सरकारी कर्मचारियों को लगभग 4,500 करोड़ रुपए का बोनस दे दिया। दीपावली जब लाखों लोगों के रोजगार छूट गए, लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। अरे प्रधानमंत्री जी, पेट्रोल का दाम ही 65 रुपए लीटर कर देते तो सारे देश के अंतिम व्यक्ति तक दिवाली का बोनस पहुंच जाता, वो आत्मनिर्भर हो जाते। सोचिए, आप पिछली सरकारों पर तो आरोप लगाते रहे कि वो कभी जनता के हित की नहीं बात करने लगे। कृपया सोचिए प्रधानमंत्री जी, हमें आपसे जो आशाएं थी, आज हमें अफसोस है। फिर एक और मुलाकात पर कल आपसे भेंट होगी, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रणाम। नमस्कार भारत, नमस्कार इंडिया, और नमस्कार इंडिया।